हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम इंडक्शन मोटर की वर्किंग को देखेंगे और इसके साथ ही बहुत सारे फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडक्शन मोटर क्या होती है। तो इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इन अदर वर्ड्स इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इंडक्शन मोटर जो है वो एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सिमिलरली इंडक्शन मोटर भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। ये ट्रांसफार्मर का साइकिल डायग्राम है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहां पर हम सप्लाई देते हैं, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जहां पर हम लोड कनेक्ट करते हैं। इंडक्शन मोटर में भी ट्रांसफार्मर की तरह ही वाइंडिंग होती है। ये ट्रांसफार्मर का स्टेटर है। स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है वो एज ए प्राइमरी वाइंडिंग होती है। स्टेटर वाइंडिंग को ही हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जो रोटर होता है, रोटर पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में दो तरह के रोटर होते हैं। एक इंडक्शन मोटर में दो तरह के रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर एंड दूसरा वुंड रोटर। तो जो स्क्वायरल केज रोटर होता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। वुंड रोटर में हम वाइंडिंग करते हैं। तो जो स्क्वायर, इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टेटर वाइंडिंग होगी, जो कि सिमिलरली ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है। जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग की तरह वर्क करता है वो होता है रोटर। बट यहाँ पे जो रोटर है वो मूव करता है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग मूव नहीं करती है, रोटेट नहीं होती है। इसलिए इंडक्शन मोटर को एज ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेकेंडरी जो होती है वो क्या होती है, रोटेट होती है, बट जो प्राइमरी है वो स्टेशनरी है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ये इंडक्शन मोटर का स्टेटर है जिस पर हम थ्री फेज सप्लाई करते हैं। यहाँ दिख रही है, यहाँ हमने वाइंडिंग कर रखी है। यहाँ पर इस वाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। कौन से पे? स्टेटर पे। रोटर में यहाँ पर किसी तरह की कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है। इसलिए इंडक्शन मोटर को सिंगली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। जबकि जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें हम रोटर पर भी सप्लाई देते हैं। इसलिए सिंक्रोनस मशीन को या सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड बोलते हैं। जब हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग, जो ये वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इसी करंट की वजह से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी घूमने वाला फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हम कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई। जो थ्री फेज सप्लाई देने के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कौन से टाइप का हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ। कहाँ मूव कर रहा है, ये स्टेटर के अक्रॉस मूव कर रहा है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ है वो सिंक्रोनस स्पीड से यहाँ पर घूमेगा, यानी सिंक्रोनस स्पीड, जो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी वो होगी सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू 120 F अपॉन P। 120 कांस्टेंट होता है, F जो है वो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, एंड P जो है वो हमारे नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी स्पीड कितनी है, जो सिंक्रोनस स्पीड बोल रहे हैं हम, तो उसकी स्पीड कितनी है। तो सपोज कर रहे हैं, हमें पता है कि जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ जो पोल है वो 4 है, यानी 4 नंबर ऑफ पोल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा 120, एफ की जगह लिखा हमने 50 हर्ट्ज एंड पी की जगह लिखा हमने 4। कैंसिल आउट करने पे 4 3 12, 30 मल्टीप्लाई 50 यानी 1500 आरपीएम। यानी यहाँ पे कितने आरपीएम हो रहे, 1500 आरपीएम। यानी ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है स्टेटर में, ये 1500 आरपीएम की स्पीड से रन कर रहा है। मीन्स यानी 1 मिनट में इसका रिवोल्यूशन कितना है, 1500 रिवोल्यूशन है। यानी 1 मिनट में 1500 रिवोल्यूशन करेगा, यानी 1 मिनट में 1500 बार घूमेगा। इसकी स्पीड कौन सी है, सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर
हम क्या कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। 3 फेज सप्लाई देने के कारण यहाँ पे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और ड्यू टू 3 फेज सप्लाई यहाँ पर इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ इस तरह से पोल क्रिएट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एयर के थ्रू यहाँ जो रोटर रखा हुआ होगा बीच में उसको कट करेगा। किसको कट करेगा, ये जो स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में जब हमने सप्लाई दी तो एक करंट फ्लो हुआ। इस करंट की वजह से यहाँ जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स कैसे टाइप का है, ये फ्लक्स है रोटेटिंग मैग्नेटिक टाइप का। कैसे टाइप का, घूमने वाला यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ है। तो ये घूमने वाला जो फ्लक्स यहाँ जनरेट हुआ है वो एयर के थ्रू यहाँ पे जो रोटर रखा होगा उसको कट करेगा। यहाँ जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, स्मॉल मोटर में 0.3 mm to 0.5 mm होता है, और जो लार्ज मोटर होती है उसमें 1 mm to 1.5 mm होता है। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ रोटर रख रखा है, ये रोटर है, हम पढ़ रहे हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो स्क्विरल टाइप का होता है, स्क्विरल केज टाइप का होता है, इसलिए इस इंडक्शन मोटर को स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोला जाता है। रोटर के अकॉर्डिंग ही हम मोटर का नाम रखते हैं कि स्क्विरल केज टाइप की है या वुंड रोटर टाइप की है। अगर यहाँ पर रोटर वुंड रोटर टाइप का होता है, यानी फेस वुंड रोटर टाइप का होता तो यहाँ तो इस मोटर का नाम होता वुंड इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि वुंड रोटर का दूसरा नाम होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बट यहाँ पर हमने जो रोटर यूज किया है वो स्क्विरल केज रोटर है, तो इस मोटर का नाम होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जिसकी हम वर्किंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या रखा हुआ है, रोटर रखा हुआ है। तो जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर को कट करता है तो ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या इंड्यूस्ड होता है इस रोटर में, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रोटर है यहाँ पर ये शॉर्ट कर रखा है एंड रिंग से दोनों तरफ से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड रिंग लगा के इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये शॉर्ट होने की वजह से इस रोटर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस रोटर में क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करने की वजह से रोटर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये करंट, जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ये करंट क्या करेगा, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 3 फेज सप्लाई है। यहाँ पे भी जो स्टेटर में भी जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो रोटेटिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो जब इस रोटर को कट कर रहा है तो इसकी वजह से यहाँ जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी कैसे होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे भी एक फील्ड जनरेट हो गया और स्टेटर में भी एक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास में कितने फ्लक्स हो गए, कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हमारे पास में 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए। एक कहाँ पर, स्टेटर में, और दूसरा हो गया हमारे रोटर में। तो यहाँ पर एक हो गया स्टेटर में फ्लक्स जो क्या कौन से स्पीड से रन कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पे। दूसरा हो गया हमारे रोटर के अंदर फ्लक्स, वो भी कौन से स्पीड से रन कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो अब जो रोटर फ्लक्स और जो स्टेटर फ्लक्स है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने शो कर रखा है एन एस, तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। इस कारण से जब 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या होगा, एक जो रोटर है वो क्या करेगा, टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, यानी वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो डेवलप टॉर्क हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो डेवलप टॉर्क हुआ है, रोटर में जो डेवलप टॉर्क हुआ है वो क्या करेगा, इस स्टेटर के फ्लक्स कटिंग के एक्शन को कम करेगा। यानी जो स्टेटर के जो फ्लक्स को कट कर रहा है उसका अपोज करेगा, क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई जो मुझे प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका विरोध करता है। तो जब ये इसका अपोज करेगा कौन, ये टॉर्क किसका अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, तो वहां पर एक फोर्स लगेगा। तो रोटर पे एक
फोर्स लगता है। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन में, इस जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की डायरेक्शन में रोटर को घुमाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि ये जीरो कर दे इसको, किसको, स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इफेक्ट को इस पे जीरो कर दें। तो जीरो करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ ही घूमना शुरू कर देगा, इसकी तरफ ही घूमना शुरू कर देगा, ताकि ये सोच रहा है कि मैं इसको कैच कर लूं, मैं इसको पकड़ूं, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे के द्वारा जो मैं उत्पन्न हो रहा हूं उसको मैं जीरो कर दूं। यानी रोटर क्या चाह रहा है, रोटर ये चाह रहा है, रोटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो टॉर्क डेवलप हुआ है वो ये चाह रहा है कि मेरे को फ्लो नहीं होना है, मुझे जीरो होना है। तो जीरो होने हैं तो ये अपने आप को जीरो करने के लिए इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो क्या कर रहा है, इसको घुमाना शुरू कर देता है। यानी इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रोटर है वो घूमना शुरू हो जाएगा। तो जो रोटर है वो किसके डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमना शुरू होता है। जो रोटर की जो स्पीड होती है घूमने की वो होती है एनआर, उसको हम डिनोट करते हैं एनआर से। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रोटर है, रोटर में करंट फ्लो हुआ, इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है। टॉर्क क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जीरो करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या करता है, रोटर को घुमाना शुरू कर देता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस तरह से जो मोटर है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। तो व्हेन रोटर स्टार्ट टू रोटेट, तो जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन द स्टेटर आरएमएफ स्पीड एंड रोटर स्पीड वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्या होती है कि ये जो यहाँ देखिए, ये जो रोटर है, ये जो रोटर है इसकी स्पीड की कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, एनआर की स्पीड से। और ये जो स्टेटर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, एनएस की स्पीड से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो वो रिलेटिव स्पीड जैसे ही रोटर क्या करेगा, रन करेगा, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये अब ये रिलेटिव स्पीड है क्या, उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टेटर है, ये स्टेटर के अंदर ये जब हम इस पे सप्लाई करते हैं वाइंडिंग पर, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो और ये रोटर है, जब रोटर में भी ईएमएफ जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये जब घूमने लगता है तो इन दोनों की जो डिफरेंस होता है, स्पीड का जो डिफरेंस होता है, उसको ही हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, किसकी स्पीड, स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड एंड रोटर की स्पीड के बीच के डिफरेंस को ही हम रिलेटिव स्पीड या स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड बोलते हैं, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। वापस बता रही हूँ, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड एंड जो रोटर की स्पीड है, उन दोनों की डिफरेंस को ही हम रिलेटिव स्पीड या स्लिप बोलते हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है एनएस, ये जो घूम रहा है उसकी स्पीड एनएस, एंड जो रोटर घूम रहा है उसकी स्पीड एनआर, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर। यहाँ से भी देख सकते हैं हम कि हमारा 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं हम स्टेटर को, ये यहाँ पे स्टेटर पोल्स है, यहाँ स्टेटर की हम वाइंडिंग करते हैं। ये इस वाइंडिंग करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो ग्रीन सर्कल सी है, ये है यहाँ का एयर गैप, और ये रोटर। तो यहाँ जो रोटर की जो स्पीड है वो, और ये जो स्टेटर में सप्लाई के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड के डिफरेंस को हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। लेट अज्यूम कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड हमने अभी देखा था कितनी थी, 1500 आरपीएम, और जो रोटर है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1470 आरपीएम से ये घूम रहा है। तो हमारी परसेंटेज स्लिप कितनी होगी, तो परसेंटेज स्लिप निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज स्लिप इक्वल टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस मल्टीप्लाई 100। ये अगर हमें पूछे कि परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज स्लिप कितनी है इसमें, तब हमें ये ध्यान रखना है। स्लिप को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू
100। तो अब यहाँ पे हमने लिखा 1500 माइनस ये कौन सा एनएस की स्पीड का, एनएस की जगह हम लिखेंगे 1500 एंड 470 लिखेंगे एनआर की जगह। तो यहाँ पे लिखा 1500 माइनस एनआर 1470 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आए 30, 1500 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जो स्लिप आई है वो आई है 2%। अगर हमें इसको परसेंटेज में ना लिख के नॉर्मल लिखना है तो यहाँ पे आएगा 0.02। तो हमारी जो स्लिप होगी ऐसी होगी वो कितनी हुई है 0.02, जब हमारा रोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है। कौन सी स्पीड से, एनआर की स्पीड से। तो व्हेन रोटर स्टार्ट टू रोटेट द स्लिप या रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड विल बी डिक्रीज। यानी कहने का मतलब ये है कि जब रोटर घूमना शुरू हो जाता है तो जो रिलेटिव स्पीड है यानी स्लिप जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये कैसे डिक्रीज होती है इसका भी हम कंपेयर भी कर लेंगे। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, ये हमने देख लिया था। व्हेन रोटर इज इन स्टेशनरी कंडीशन, तो यहाँ पर हम स्लिप की जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे 3 कंडीशन रखेंगे हम कि जब रोटर रोटेट नहीं हो रहा स्टार्टिंग टाइम पे, या जब रोटर रोटेट होना शुरू हो गया, और तीसरी कंडीशन होगी कि जब रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रन करना शुरू हो जाए तब स्लिप की वैल्यू कितनी होगी। तो एट द स्टार्टिंग टाइम कि जब रोटर स्टार्ट नहीं है यानी स्टेशनरी कंडीशन है, जब एनआर की वैल्यू कितनी है 0। जब रोटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो एनआर की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ओनली क्या रोटेट हो रहा है, यहाँ पर जब हमने सप्लाई दी थी, यहाँ पे हमने सप्लाई लगाई है, तब यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो क्या रोटेट हो रहा है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और रोटर क्या है, स्टेशनरी है। रोटर क्या है, स्टेशनरी है। उस कंडीशन पे हमारी स्लिप क्या होगी, तो हमें पता है स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100 स्लिप परसेंटेज का। और नॉर्मल स्लिप की हम बात करें तो एनएस माइनस एनआर, एनआर की वैल्यू कितनी है 0 होगी। तो एस इक्वल टू एनएस माइनस 0, तो एस इक्वल टू क्या होगी एनएस। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें कोई पूछे परसेंटेज में कि स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे एनएस की जगह हमने लिखा 1500 एनआर 0 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से क्या हुआ 100% आ रहा है। 15 अपॉन 15 1 इंटू 100, तो 100% हो रहा है। अगर हमें परसेंटेज की बात नहीं करें, नॉर्मल स्लिप की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्लिप कितनी होगी 1। तो स्लिप वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। कितनी वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। वो कैसे, वो भी हम देखते हैं। सेकंड है कि व्हेन रोटर स्टार्ट रिवॉल्विंग, यानी रोटर जब घूमना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो घूम रहा था सप्लाई देते ही। अब इसको कट करके रोटर पर फोर्स लगना शुरू हो गया। जब रोटर घूमना शुरू हो गया तब हमारी स्लिप की इक्वेशन वैल्यू कितनी आएगी वो हम देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर है, तो 1500 आरपीएम से रन कर रहा है कौन सा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो एनआर है वो कितना है 1470। ठीक है, तो अब इस जो एनएस और एनआर के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमने क्या बोला है, रिलेटिव स्पीड। तो एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर। अगर हमें परसेंटेज स्लिप की बात करें तो इस फॉर्मूले में लिखेंगे 1500 माइनस 1470 अपॉन 1500 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे 2%, को नॉर्मल करेंगे तो 0.02%। तो हमारी जो वैल्यू आती है जब हमारा रोटर स्टार्ट नहीं हुआ था, जब हमारा रोटर घूमना शुरू नहीं हुआ, उस कंडीशन में हमारी स्लिप की वैल्यू कितनी थी 1 थी। यानी कितनी थी, ज्यादा थी, मैक्सिमम थी। अब हमारे पास में जब रोटर रोटेट होना शुरू हो गया है तब जो स्लिप की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0.02। कितनी हो गई 0.02। इट मीन्स कि इंडक्शन मोटर में स्लिप इज चेंज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज हार्डली 0.1% टू 0.3%। तो ये क्या हो रही है, स्लिप की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा वेरी नहीं करती है। इस वजह से भी इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर कहते हैं। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि जो रोटर की जो स्पीड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो घूम रहा है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्टेटर में, उसके इक्वल हो जाए किसकी, इस रोटर की स्पीड। रोटर की स्पीड किसके इक्वल हो जाए, एनएस के इक्वल हो जाए। इस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाए रोटर की स्पीड
तब क्या होगा, देखिए जब जब एनआर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल हो जाती है तो स्लिप जो होगी वो जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी, एनएस कितना था हमारे पास में, देखिए एनएस 1500 माइनस 1500 अपॉन 1500 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो। तो स्लिप की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जीरो। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास में रोटर रोटेट नहीं हो रहा था तब हमारे पास में स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम थी। जब रोटेट होना शुरू हो गया तो कितना था, 0.02। और जब एनएस की इक्वल हो जाती है, एनएस के इक्वल हो जाता है एनआर, एनएस के इक्वल हो जाता है एनआर, तब उस कंडीशन में जो स्लिप होती है वो जीरो हो जाएगी। तो अगर कहने का मतलब है कि कभी भी जो रोटर है उसकी स्पीड स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल नहीं होती है, ये उससे पीछे ही रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिंक्रोनस, ये जो इंडक्शन मोटर होती है वो एसिंक्रोनस मशीन होती है या एसिंक्रोनस मोटर कहलाती है। क्योंकि यदि स्टेटर आरएमएफ और रोटर की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी तो जो रिलेटिव स्पीड है वो भी हमने देखा कि एनएस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये देखिए ये क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस टाइम देखने से लगेगा कि रोटर स्टेटर का जो आरएमएफ है वो क्या होगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेटर और रोटर का वो स्टेशनरी हो गया है। इस कंडीशन में जब रोटर एनएस की स्पीड से घूमने लगे तब रोटर के द्वारा जो फ्लक्स है यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट नहीं करेगा। ड्यू टू दिस रोटर में कोई भी करंट एंड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इस करंट से मोटर क्या करेगी, रन नहीं होगी। फॉर दैट इंडक्शन मोटर को हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम पर ही रन कराते हैं। यही रीजन है कि इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब जो रोटर जो है उसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी, एनआर की जो वैल्यू, अभी कोई हमें पूछे कि एनआर की वैल्यू कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड एंड स्लिप, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए हमारा स्लिप का फॉर्मूला था एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन एस यहाँ से, और ये एन एस माइनस एन आर, तो यहाँ से हम एन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन आर को हम इधर शिफ्ट करेंगे और एस एन को इधर शिफ्ट करेंगे, तो एन आर इक्वल टू एन एस ये माइनस एस एन। अब यहाँ दोनों में एन एस कॉमन है तो हम यहाँ पे एन एस कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बच गया 1 माइनस एस। तो एक्चुअल स्पीड जो आई रोटर की वो क्या आई, ये वाली एन एस ब्रैकेट 1 माइनस एस। तो ये जो आई, ये हमारा जो रोटर जो मूव कर रहा है, रोटर जो घूम रहा है उसका ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो हमें सिर्फ ये डायरेक्ट याद रखना है कि एन आर क्या होता है, एन एस 1 माइनस एस होता है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एंड करंट एंड ईएमएफ, जो रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है करंट की और ईएमएफ की, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमें ध्यान रखना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी स्पीड से रन कर रहा है, एनएस की स्पीड से, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। तो एनएस का फॉर्मूला था 120 एफ अपॉन पी। तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, किसकी निकलेगी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी निकलेगी। स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी निकाले यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा, एनएस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120, तो यहाँ पे लिख दिया एनएस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकली, ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी निकली। हमें किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो यहाँ पे एनएस मतलब क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई पी अपॉन 120, यानी सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। तो ये किसकी है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। हमें निकालनी है रोटर की फ्रीक्वेंसी। रोटर में जो करंट फ्लो होता है एंड ईएमएफ जो डेवलप हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ से हम इसको एफ आर से भी डिनोट कर सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी, या एफ डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। और एफ जो है, सिंपल एफ जो है वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। यहाँ पे कौन सी स्पीड थी, सिंक्रोनस स्पीड थी, यहाँ पे कौन सी स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड का यानी स्लिप का हमें फॉर्मूला पता है, एन एस माइनस एन आर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एन एस माइनस एन आर मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। तो एन एस अपॉन एन आर जो होता है ये अभी हमने देखा था
देखिए एन एस माइनस एन आर को हम क्या लिख सकते हैं, एस डॉट एन एस लिख सकते हैं, एस डॉट एन एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एस डॉट एन एस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। तो यहाँ से आप देख सकते हो एन एस अपॉन पी, एन एस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120, एन एस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120। ये किसका फॉर्मूला है, एफ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, एफ का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एन एस मल्टीप्लाई पी अपॉन 120 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ गया, रोटर करंट एंड फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आ गया, रोटर करंट एंड ईएमएफ फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आ गया, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। क्या आ गया, मीन्स एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एस। क्या आ गया, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एफ। यानी रोटर फ्रिक्वेंसी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्पीड और स्लिप स्पीड। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड के ऊपर, कौन, रोटर। तो आप हमेशा याद रखना कि जो रोटर में जो जनरेट होने वाली करंट फ्रिक्वेंसी और ईएमएफ फ्रिक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी से कम होती है। क्यों, क्योंकि ये एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एस, इसके कारण, क्योंकि एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम ऑफ एस। तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हमें ये देखिए ये एफ आर निकल गया, एफ आर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है, देखिए पहले यहाँ इसको हमने एक डायग्राम से ड्रॉ किया है। ये स्टेटर है, स्टेटर की जो स्पीड होती है वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि स्टेटर जो है वो स्टेशनरी पार्ट है, वो घूमता नहीं है। स्टेटर में सप्लाई के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यानी जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसकी स्पीड कितनी होती है, एन एस, यानी सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर का फ्लक्स जो होता है वो रन करता है। फिर जो रोटर है, रोटर की स्पीड हमने देखा था कि एन आर की स्पीड से वो रन करता है। फिर इसमें जो रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यानी फ्लक्स जनरेट हुआ, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, फ्लक्स बोल सकते हो, वो भी किस स्पीड से रन करता है, एन एस की स्पीड से रन करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, रोटर आरएमएफ, स्टेटर एंड स्टेटर आरएमएफ। तो इनके बीच विथ रिस्पेक्ट का मतलब है कि इनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, रोटर आरएमएफ एंड रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, रोटर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, या रोटर आरएमएफ और स्टेटर के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, या रोटर आरएमएफ एंड स्टेटर आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले रोटर आरएमएफ। तो रोटर आरएमएफ कितना होता है, रोटर का जो आरएमएफ होता है, रोटर का जो आरएमएफ होता है वो कितना है, यहाँ से देखिए रोटर आरएमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना, एन एस माइनस रोटर की स्पीड कितनी होती है, एन आर, एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर। तो एन आर की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये अभी हमने निकाला था, एन आर की वैल्यू होती है एन एस ब्रैकेट 1 माइनस एस। तो इसको हम सोल्व करेंगे, एन एस ये माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एस को, तो एन एस यहाँ से क्या आएगा, एन एस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या हो गया, एस एन एस। तो यहाँ देखिए ये एन एस और ये एन एस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, एस एन एस। तो अगर हमें कोई पूछे कि रोटर आरएमएफ और रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि रोटर आरएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए एस एन एस इसकी स्पीड होगी। क्या होगी, एस एन एस होगी। अगर हमें रोटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड या रोटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर आरएमएफ की स्पीड पूछे, यानी इसके रेस्पेक्ट में, रोटर आरएमएफ के रेस्पेक्ट में रोटर आरएमएफ की स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी, रोटर आरएमएफ कितनी स्पीड से रन करता है, एन एस की स्पीड से। तो इसका एन एस फिर इस रोटर आरएमएफ का एन एस इक्वल टू 0। तो रोटर आरएमएफ और रोटर आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड जो होती है वो 0 होती है। फिर रोटर आरएमएफ एंड स्टेटर के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो रोटर आरएमएफ की जो स्पीड होती है वो कितनी है, एन एस कितनी हुई, एन एस, और स्टेटर की जो स्पीड होती है वो हमें पता है कि स्टेटर स्टेशनरी है तो 0 होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 0, तो एन एस माइनस 0 इक्वल टू एन एस। अब रोटर आरएमएफ की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ कितनी होगी, तो देखिए रोटर आरएमएफ की जो स्पीड होती है वो कितनी है, एन एस, और स्टेटर आरएमएफ की जो स्पीड होती है वो भी कितनी है, एन एस। एन एस माइनस एन एस इक्वल टू 0।
अब हम देखेंगे कि स्टेटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर आरएमएफ, स्टेटर एंड स्टेटर आरएमएफ। तो देखिए जो स्टेटर आरएमएफ है वो कितना है, स्टेटर जो आरएमएफ है यानी स्टेटर का जो फ्लक्स है वो कितना है एनएस, और रोटर की स्पीड कितनी होती है एनआर। तो एनएस रोटर की स्पीड का हमने यहाँ पे लिख दिया एनएस, तो एनएस रोटर का जो फॉर्मूला होता है रोटर स्पीड का एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस होता है। तो यहाँ हमने इसको पुट कर दिया। अब इसको हम इसको ओपन करेंगे तो एनएस माइनस एनएस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एनएस, ये माइनस माइनस प्लस एस एन एस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बच गया एस एन एस। स्टेटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर आरएमएफ कितना होगा, तो स्टेटर आरएमएफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी है एनएस, और रोटर आरएमएफ की जो वैल्यू है वो कितनी है एनएस। तो यहाँ हम पुट कर देंगे एनएस माइनस एनएस इक्वल टू 0। अब स्टेटर का आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो स्टेटर का आरएमएफ कितना होता है एनएस होता है, और स्टेटर जो है वो स्टेशनरी मूव नहीं करता है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो एनएस इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनएस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एनएस। अब स्टेटर आरएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ, यानी हमें कोई पूछ ले कि स्टेटर का आरएमएफ स्टेटर की आरएमएफ के रेस्पेक्ट में कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, स्टेटर का आरएमएफ स्टेटर के आरएमएफ के रेस्पेक्ट में कितना होगा, या क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि स्टेटर का आरएमएफ और स्टेटर आरएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे दोनों जगह किसके बारे में पूछा है स्टेटर आरएमएफ की। तो हमें पता है कि स्टेटर का आरएमएफ जो होता है वो एनएस होता है, तो यहाँ पे एनएस माइनस एनएस इक्वल टू 0। ये मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटर आरएमएफ एंड रोटर आरएमएफ के बीच में पूछा जाता है कि स्टेटर का आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू रोटर आरएमएफ कितना होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है 0। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान रखना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।